Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। आज हमारी मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। ये हिंदी मीडियम की क्लास है। साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम की सेकंड क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और वो चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यूपीपीएससी एचईओ प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज हम करेंगे मनोविज्ञान हिंदी मीडियम की दूसरी क्लास। पहली क्लास हो चुकी है और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसका टॉपिक था मनोविज्ञान का अर्थ, विधियाँ, विषय क्षेत्र एवं लक्ष्य। ये एज इट इज़ जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। ये टॉपिक हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्लास 2 जो कि आज होगी एंड नेक्स्ट क्लास 3 में। ठीक है, और ये वाला टॉपिक इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो आपको क्लास 2 एंड क्लास 3 इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। यहाँ पे अब हमें आनुवंशिकता और पर्यावरण का हमारे जो जीवन का विकास है और जो हमारा व्यवहार है, हमारी मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन क्या असर पड़ता है वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि आनुवंशिकता होता क्या है और पर्यावरण होता क्या है और किस तरीके से फिर ये हमारे इन सब चीज़ों पे असर डालती हैं, कि क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ है आनुवंशिकता। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है वंश। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो वंश दर वंश चलती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी आईज जो हैं, आँखें जो हैं, वो हमारे माता से मिलती हैं, या हमारे जो बाल हैं वो पिता से मिलते हैं, है ना। हमारी जो कद काठी है वो हमारे माता पिता में से किसी से मिलती है, या हमारा चेहरा कई बार होता है कि दादा या दादी से मिलता है, नाना या नानी से मिलता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, ये हो सकते हैं आपके शारीरिक गुण, आपके मानसिक गुण, आपके जैविक गुण। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं जाके वो किसी ना किसी पीढ़ी में किसी भी रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो स्थानांतरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन गुणों का, उसको कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, इस प्रक्रिया को, इस मैकेनिज्म को कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें हमें जो भी गुण मिले हैं, चाहे वो शारीरिक गुण हो, चाहे वो मानसिक गुण हो, चाहे वो जैविक गुण हो, हमें जो अपने माता पिता से जन्म के दौरान बाय बर्थ जो हमें मिले हैं गुण, उस प्रक्रिया को जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। आनुवंशिकता का संबंध तो हमारे पूरे बॉडी से है। पर्यावरण हमारी इस बॉडी के अलावा जो भी है वो सब हमारे लिए पर्यावरण है। ठीक है, चाहे उसमें दूसरे जीव जंतु आ गए, दूसरे मनुष्य ही आ गए, पेड़ पौधे, मिट्टी, आकाश, जल, वायु, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो हमारे इस बॉडी के अलावा जो भी है इस दुनिया में वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले हम आनुवंशिकता को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आनुवंशिकता क्या होती है और कैसे वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ठीक है, उसके बाद हम पर्यावरण की ओर चलेंगे। तो आनुवंशिकता, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रत्येक बालक अपने माता पिता से जन्मजात लक्षण, ठीक है, हम ये लेकर ही पैदा होते हैं, इनबॉर्न ट्रेट्स और विशेषताएं प्राप्त करता है। ठीक है,
और इन विशेषताओं में ये जो गुण हम लेके पैदा होते हैं, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती कि हम चूज नहीं करते कि मुझे ये वाला गुण चाहिए, है ना। ये ऑटोमेटिकली हमें जो मिल गया वो मिल गया, ठीक है। तो ये होता है जैसा कि प्रकृति ने हमें दिया। तो आनुवांशिकता को प्रकृति भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर नेचर, कि नेचर ने हमें जैसा गुण दे दिया वो दे दिया, हमने उससे मांग नहीं की और ना ही हमारी कोई चॉइस थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों और विशेषताओं के हस्तांतरण की इस क्रियाविधि को, इस मैकेनिज्म को आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो हमें आनुवांशिकता के मैकेनिज्म के थ्रू अपनी बॉडी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में यहाँ करेंगे, समझेंगे आनुवांशिकता कैसे आती है। आनुवांशिकता की जो इकाई है, हमारे अंदर जो ये गुण आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, किसी चीज़ के थ्रू आ रहे होंगे ना, कोई तो माध्यम होगा। तो इनका जो माध्यम है, इनकी जो कार्यात्मक इकाई है वो होती है जीन, ठीक है। इसको कहते हैं जीन। अब ये जीन क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारे पूरे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना। जैसे रक्त कोशिका हो गई, या तंत्रिका कोशिका हो गई, या त्वचा की कोशिका हो गई, है ना। तो हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। तो उस कोशिका में ये जीन कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, समझो, कोशिका को जैसे सेल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, ये है आपका केंद्रक, ठीक है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैसे होते हैं, ये ऐसे दिखेंगे आपको, कुछ एक्स जैसी फॉर्म में दिखेंगे ये। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। बहुत सारे होते हैं ये, या फिर क्रोमोसोम आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। तो कैसे रहता है ये स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन होता है हमारा और उसके ऊपर बिल्कुल टाइटली धागे की तरह लिपटा होता है डीएनए, ठीक। अब डीएनए क्या होता है, अब जो हमारा डीएनए है ये कैसा होता है, ये कुछ ऐसी शेप का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डीएनए। ये जो इसकी शेप है इसको कहते हैं डबल हेलिक्स या फिर द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। डबल तरीके से ये आपको दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं, इस शेप को कहते हैं द्विकुंडलित
संरचना, ठीक है, या फिर दोहरी कुंडली, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? जीन्स, ठीक है, हमें देखना था कि जीन्स कहाँ है। तो हमने अब तक क्या देखा कि हमारी कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र ऐसे धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। गुणसूत्र जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। डीएनए इस तरीके से द्विकुंडलित संरचना के रूप में होता है। अब इस डीएनए के किसी भी एक खंड को, किसी भी एक विशेष खंड को जो है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इस खंड की बात करें, इस भाग की बात करें, इस टुकड़े की बात करें, तो इसको बोलेंगे जीन, ठीक है। अब ये वो खंड है जिसमें कोई विशेष गुण का जेनेटिक कोड, ठीक है, वो इसमें होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी काली आंखों के लिए अगर कोई कोड है, ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर जीन में होगा, इस पर्टिकुलर खंड में होगा। अगर हम बोले कि घुंघराले बालों के लिए जीन, तो सपोज करो कि हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खंड है उसमें जो जीन है वो घुंघराले बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ खंड जो है डीएनए के, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो आपके जीन्स होते हैं, ठीक है। और वो जीन्स क्या होते हैं? जो कि किसी ना किसी विशेषता के लिए, किसी ना किसी गुण के लिए कोड लिए हुए होते हैं, ठीक है, कोड होता है उनके अंदर। उस जेनेटिक कोड को बोलते हैं आनुवंशिक कूट संकेत, ठीक है। ये जो कोड होता है इस जीन के अंदर, जेनेटिक कोड, उसको बोलते हैं आनुवंशिक कूट संकेत, ठीक है, जेनेटिक कोड को ये बोलते हैं। तो जैसे कि कोई भी विशेष जो हमारी कोई भी विशेष गुण जो हमें पेरेंट्स से मिला है, चाहे वो आँखों का रंग है, बाल हैं, हाइट है, उसके लिए जो पर्टिकुलर कोड होता है किसी भी एक जीन में, वो कहलाता है आनुवंशिक कूट संकेत, ठीक है। तो ये है आपका जीन का स्ट्रक्चर। तो अभी आपको समझ आया होगा कि जो कार्यात्मक इकाई है, यानी कि जो प्रकट करती है अपने आप को किसी भी गुण के रूप में, चाहे वो आंखों का रंग हो, बालों का सीधा होना या गुंगराला होना हो, या हमारी स्किन का कलर हो, है ना, वो कहलाती है जीन, ठीक है। और जीन होता है डीएनए का एक विशेष खंड, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए आपका गुणसूत्र में पाया जाता है, प्रोटीन के ऊपर टाइटली लिपटा होता है ये, ठीक है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पाए जाते हैं आपके केंद्रक में। केंद्रक आपका कोशिका के मध्य में होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अब हम ये जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे गुणसूत्रों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारे मानव के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मानव के शरीर में कुल 46 होते हैं गुणसूत्र, और ये जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर होते हैं। तो जोड़े के रूप में होंगे तो कितने हो जाएंगे जोड़े? यहाँ पे 40 का आधा 23, ठीक है। एक जोड़े में 2 होते हैं
तो 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र ये आपके हो गए मानव के शरीर में, ठीक। अब इन 23 जोड़े गुणसूत्रों की अगर बात करें तो इसमें से 1 से लेके 22 तक के जो गुणसूत्र होते हैं, 1 से लेके 22 तक के जोड़े गुणसूत्र ये किस लिए होते हैं? ये जो हमारे शरीर के जो भी ये इस टाइप की विशेषताएं जो मिलती हैं हमें माता पिता से, जैसे आँखों का रंग, शरीर से रिलेटेड जो भी विशेषताएं मिलती हैं, ठीक है, उसको होते हैं। और इसको उसके लिए ये होते हैं और इसको कहते हैं हम अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। अलिंग गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है अलिंग, यानी कि लिंग के अलावा बाकी जो भी हमारे शरीर में विशेषताएं आती हैं आनुवांशिकता से, वो आती हैं इन गुणसूत्रों से, ठीक है। 1 से लेके 22 अलिंग कह लो या कायिक, यानी कि काया से, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी गुणसूत्र हैं वो संबंधित होते हैं 1 से 22 जोड़े गुणसूत्रों से, ठीक है। 1 से 22 हो गए तो यानी कि कितने हो गई है? 1 से 44 तक के, ठीक है, टोटल। तो लिंग के अलावा जो भी विशेषता हमें मिल रही है आनुवांशिकता से, चाहे वो हमारी आंखों का रंग हो, हमारी हाइट हो, है ना, हमारी बुद्धि हो, वो सब जो है इनके अंदर होता है। 1 से 22 जोड़े जो गुणसूत्र के होते हैं, ठीक है। अब जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, 23वां जोड़ा गुणसूत्र, ये डिसाइड करता है हमारा लिंग, ठीक है। जैविक लिंग निर्धारित करता है। ठीक है, तो माता पिता से जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र आ रहा है वो बताता है कि बच्चा क्या होगा, मेल या फीमेल। ये कैसे निर्धारित करता है कि माता से जो गुणसूत्र आता है वो होता है XX, ठीक है, और पिता से जो गुणसूत्र आता है वो होता है XY, ठीक है। तो जो XX है वो होता है फीमेल यानी स्त्रीलिंग का, और XY होता है पुल्लिंग, ठीक है, पिता से जो आता है। तो इसमें से जब किसी बच्चे में माता का X और पिता का X आएगा तो वो बनेगा फीमेल चाइल्ड, ठीक है। जब माता का ये X और ये पिता का Y अगर आ गया तो XY यानी कि वो मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये X और ये वाला X आ गया इधर से, क्योंकि एक एक गुणसूत्र दोनों में से आना है, ठीक है, तो ये उसकी संभावना मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दोनों XX आए तो फिर से फीमेल चाइल्ड बनेगा, और अगर ये X और ये Y आया तो मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चे का जो जैविक लिंग है वो निर्धारित होता है। आपको ये याद रखना है, 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का जो जैविक लिंग निर्धारित करता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी 1 से लेके 22 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, वो जैविक लिंग के अलावा जो भी विशेषताएं हमें अपने शरीर में प्राप्त होती हैं आनुवांशिकता से, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब गुणसूत्र के वर्गीकरण तो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि जीन में ऐसा क्या होता है जो कि
हमारी विशेषताएं जो भी हमें मिलते हैं, जो भी गुण मिलते हैं, वो निर्धारित करता है, या किस तरीके से जीन जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो देखते हैं। एक जीन जो होता है वो 2 एलील से बना होता है। एलील यानी कि युग्म विकल्पी। ठीक है, कोई भी जीन जो है इसके अंदर 2 एलील होते हैं। ठीक है, 2 एलील्स, या इसको कहेंगे युग्म विकल्पी। ठीक है, विकल्पी का मतलब पता ही है आपको, ऑप्शन होता है। ठीक है, विकल्प। अब ये कैसे यहाँ पे इसकी भूमिका रहती है, एक जीन में 2 युग्म विकल्पी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें हाइट का जीन है, ठीक है, कद का जीन है, हाइट का जीन अगर हम देखें तो एक जो जीन है हाइट का, उसके अंदर 2 युग्म विकल्पी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, एक को मैंने बड़े H से लिखा है, एक को छोटे h से लिखा है। इसका क्या मतलब है, अब युग्म विकल्पी, ये 2 युग्म विकल्पी हैं, ये युग्म विकल्पी नंबर 1 है, ये युग्म विकल्पी नंबर 2 है। ठीक है, एक जीन के अंदर, ये हाइट का एक जीन है, इसके अंदर 2 युग्म विकल्पी हैं। अब एक को मैंने बड़ा और एक को छोटा h क्यों लिखा है, ये h आपका दर्शाता है कि ये हाइट का जीन है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़े का मतलब है कि ये है प्रभावी। ठीक है, जो बड़ा विकल्पी होगा, युग्म विकल्पी जो बड़े से दर्शाया जाएगा, वो होता है प्रभावी, और ये जो होता है ये होता है अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या होगा कि जब ये दोनों इकट्ठे हैं तो कौन प्रकट होगा, जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, है ना। ये तो अप्रभावी है, ये क्या प्रभाव दिखाएगा, तो कौन प्रभाव दिखाएगा, ये कैपिटल H, बड़ा H। ठीक है, तो बड़े H का मतलब है बड़ी हाइट, छोटे h का मतलब है छोटी हाइट। ठीक है, तो जब एक 2 युग्म विकल्पी में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी होगा तो जो दिखेगा बच्चे के अंदर, जो प्रकट होगा, वो प्रभावी वाला गुण प्रकट होगा। ठीक है, इसकी जगह अगर यहाँ पे होता HH, ठीक है, दोनों ही अप्रभावी हैं, तो यहाँ पे अब ये प्रकट हो जाएगा। अप्रभावी सिर्फ तब प्रकट नहीं होता जब वो प्रभावी के साथ आता है। ठीक है, प्रभावी के छत्र छाया में रह के अप्रभावी कुछ भी रोल प्ले नहीं करता, लेकिन जब दोनों ही अप्रभावी आ जाते हैं तो फिर ये अपना रूप प्रकट कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, छोटी हाइट होगी, इस केस में क्या होगा, बड़ी हाइट होगी बच्चे की। ठीक है, इतना समझ आया। ये तो हो गया हमारा किसी भी एक जीन का केस। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि एक जीन जो है वो 2 युग्म विकल्पी से बना होता है, यानी कि किसी भी एक जीन में हमारे 2 युग्म विकल्पी, 2 एलील रहते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं। अब इन दोनों में से 2 युग्म विकल्पी में से एक युग्म विकल्पी हमें मिलता है माता से, एक मिलता है पिता से। ठीक है, तो हमारा अगर ये हाइट का जीन है, मेरे पास अगर ये हाइट का जीन आया है तो इसमें से एक आया है माता से एलील या युग्म विकल्पी, और दूसरा युग्म विकल्पी आया है पिता से। ठीक है, उन्होंने मिलके मेरा पूरा एक जीन बनाया है जो कि मेरा हाइट का जीन है। ठीक है, अब उस जीन में जो भी प्रभावी था वो मेरी हाइट को उस हिसाब से प्रकट कर गया। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है। अब माता पिता का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि जब बच्चा होता है तो उसमें एक जीन जो माता पिता का जीन होगा, ठीक है, ये है माता का जीन, हाइट का ही एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, माता का जीन है, हाइट का एक उदाहरण मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि इससे आपको ये क्लियर हो जाए।
हाइट का, ठीक है। तो सपोज करो माता का जीन है HH, ठीक है। माता के पास ये 2 एलील हैं अपने जीन में, और पिता का जीन हाइट का क्या है HH, ठीक है। अब बच्चे का जीन आएगा, बच्चे का जीन हाइट का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनका जीन 2 युग्म विकल्पी से बना है, वैसे ही बच्चे का जीन भी 2 युग्म विकल्पी से बनेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये 2 कौन से होंगे इसके पास भी। तो अगर जैसे हमने क्रोमोसोम वाला अभी पढ़ा था, वैसे ही अगर ये वाला H और ये वाला H आया बच्चे के पास, यानी कि मदर से ये आया, फादर से ये आया, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे की हाइट लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट का क्या रिजल्ट रहेगा, लंबी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। अगर बच्चे के पास मदर का ये वाला H और पिता का ये वाला H आया, तो भी क्या होगा, लंबी, क्योंकि प्रभावी युग्म विकल्पी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो प्रभावी जब आता है तो अप्रभावी का कोई रोल नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला भी लंबी हाइट का, ठीक है, प्रभावी वाला रोल अपना प्ले करेगा। अब अगर ये H और ये H आता है तो कैसी होगी हाइट, छोटी, क्योंकि ये अप्रभावी युग्म विकल्पी आ गया हमारा, यहाँ पे अप्रभावी अलील आ गया। ये क्या करेगा, दोनों हैं ये, ठीक है। जब ये दोनों आ जाते हैं अप्रभावी अप्रभावी, तो ये अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की हाइट कैसी होगी, छोटी। चौथा कॉम्बिनेशन क्या बच गया, अब ये वाला और ये वाला, है ना। तो इस केस में भी अप्रभावी दोनों बार आ जाएगा, तो फिर से छोटी हाइट, ठीक है। यानी कि जब अप्रभावी दोनों पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है, माता और पिता दोनों से अप्रभावी एलील जब आएगा तो ही वो अपने आप को प्रकट करेगा, अदरवाइज जो प्रभावी एलील है वो प्रकट करेगा। अब सपोज करो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता था कि अगर पिता की हाइट में ये होता, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन में आपका कहीं ना कहीं ये भी आता है HH, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, लंबी हाइट होगी, ठीक है, बच्चे की, क्योंकि प्रभावी एलील हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो इसमें अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन बने, कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं और कैसे माता पिता से एक एक एलील हमें मिलता है, तब हमारा जीन बनता है। और जो प्रभावी एलील होगा, युग्म विकल्पी जो प्रभावी होगा, वो अपने आप को प्रकट कर देगा, ठीक है। फिर चाहे वो हाइट के लिए हो या हमारी आंखों के रंग के लिए हो, हमारे बालों के लिए हो, ठीक है, किसी भी विशेषता के लिए हो हमारे शरीर में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब आप देखो यहाँ पे जो चीज़ अब हमें देखनी है एक और, अब जब हम अपने आप को देखते हैं या हम किसी को भी देखते हैं, क्या हमें उसके जीन्स, उसके एलील, युग्म विकल्पी, क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं? नहीं आती, है ना। हमें क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है अच्छा इसकी हाइट लंबी है, इसके बाल एकदम स्ट्रेट हैं, इसके बाल घुंघराले हैं, इसकी आंखें ब्राउन हैं, इसकी आंखें ब्लू हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें बाहर से लोग नज़र आते हैं, उनकी अपीयरेंस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, शारीरिक जो उनकी बनावट है, वो हमें नज़र आती है ना। लेकिन उनके अंदर क्या जेनेटिक कोड है, क्या उनका गुणसूत्र है, कैसे जीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, है ना। अब अगर किसी के पास, किसी की हाइट ये आई है, किसी के पास अगर ये जीन है
ठीक है, और उसकी हाइट लंबी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास दोनों एलील कैपिटल H हैं या एक छोटा h एक बड़ा H है? नहीं, हम नहीं बता सकते क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा आनुवांशिकता का जो भी कोड है, कूट संकेत हैं या गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, जो भी जितना भी जेनेटिक मटेरियल ये सब है, ये कहलाता है हमारा जीनोटाइप। ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है। ओके, तो ये जो यहाँ तक हम जो बात कर रहे हैं, ये सब बातें, ये सब जो भी अभी तक हमने बात की, इसको कहेंगे जीनोटाइप। ठीक है, यानी कि जीन प्ररूप। ठीक है, जीन का प्ररूप है ये, जीन प्ररूप। हमें दिखता क्या है? जिस हिसाब से वो प्रकट हुए होते हैं, जैसे कि लंबी हाइट, छोटी हाइट, आँखों का रंग, बालों का स्टाइल, जो भी है। ठीक है, हमें ये दिखता है कि हाइट लंबी है, छोटी है। तो जिस हिसाब से वो प्रकट हुए होते हैं, अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस किया होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, या फिर दृश्य प्ररूप। दृश्य मतलब जो कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, दृश्य प्ररूप। ओके, तो ये हमें ध्यान देना है कि जीन्स का जो प्रकट होना शारीरिक तौर पे हमें दिखता है, उसको कहते हैं दृश्य प्ररूप, और जो भी जीन्स का काम हमारे अंदर चल रहा है, जो भी जीन के कोड वगैरह, जीनोम जो भी कुछ है, उसको कहते हैं जीन प्ररूप। ठीक है, तो आनुवांशिकता में दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिली हैं, एक तो जीन प्ररूप जो कि अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर सब कुछ रहता है, और एक दृश्य प्ररूप कि आनुवांशिकता अपने आप को दृश्य के रूप में भी दर्शाती है हमारी बॉडी की अपीयरेंस के थ्रू, है ना, और अंदर ही अंदर वो जीन प्ररूप के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप किसी भी जीव या व्यक्ति की विशिष्ट आनुवांशिक संरचना, स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हर किसी का जो जेनेटिक मेकअप है, उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है अंदर, जो भी उसकी आनुवांशिक संरचना है, वो अलग होगी। ठीक है, और वो उस व्यक्ति के अंदर ही होगी, उसको कहते हैं जीन प्ररूप। दृश्य प्ररूप या लक्षण प्ररूप यानी कि जो दिखाई देता है, ये क्या है? ये दिखाई नहीं देता है ना, और ये दिखाई देता है। तो व्यक्ति के बाह्य रूप से दिखाई देने वाले या प्रेक्षणीय शारीरिक लक्षण जो हैं, वो कहलाते हैं आपके दृश्य प्ररूप। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर होगा आपको अभी। ओके, अब जो आपने ध्यान दिया और मैंने बताया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, ये हम सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हर किसी का अपना विशेष जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़े से एक्सेप्शन की। इसमें हम बात करेंगे जुड़वा बच्चों की। ठीक है, या यमज। जुड़वा बच्चे, या इनको कहते हैं यमज भी। ठीक है, ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होता है समरूप, समरूप जुड़वा, या फिर एकांडज जुड़वा भी बोलते हैं इसको। दो तीन तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक युग्मज जुड़वा। ठीक है, एक युग्मज जुड़वा। ठीक, अब इन नामों के भी अर्थ मैं आपको बताती हूँ, इन नामों को ऐसे इनको क्यों बोलते हैं।
समरूप मतलब समान रूप, ठीक है। दो जुड़वा मतलब जुड़वा में दो ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो जुड़वा जो है, जो बच्चे हैं वो समान रूप के हैं, ठीक है। और एक अंडज मतलब अंड से आया है ये, अंडा, यानी कि जो माता का जो एग होता है, अंडा होता है, वो एक ही एग से ये बने होते हैं, ये जुड़वा बच्चे, ठीक है। एक युग्मज को बोलते हैं जाइगोट, यानी कि जब ये एग होता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको जाइगोट बोलते हैं और उसको युग्मज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अंडा होता है, एक ही युग्मज होता है, ठीक है। और तो उसी से जो है ये दो बच्चे बनते हैं, जुड़वा बच्चे बनते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इतना जानना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मदर का ये अगर एक एग है, एक अंडा है, तो ये निषेचित होता है, यानी फर्टिलाइज होता है, और ये दो बच्चे जो हैं इससे जन्म लेते हैं। ये हैं दो जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही अंडे से, एक ही युग्मज से बने हैं, युग्मज को बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट, और अंडे को तो एग बोलेंगे, ठीक है। जब एग निषेचित हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको युग्मज बोलते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसके इतने सारे नाम पड़े हैं। तो क्योंकि ये एक ही युग्मज से बन के दो बच्चे आते हैं, ठीक है, ये ही दो भाग में टूट जाता है और दो बच्चे बनते हैं, तो इसलिए इसको समरूप बोलते हैं, इसको एक युग्मज बोलते हैं, एक अंडज बोलते हैं। अब क्योंकि ये एक ही एग से बने हैं, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर होता है वो विशेष होता है, हर किसी का अपना अपना, ठीक है। जैसा मेरा है वैसा आपका नहीं होगा, हम सबका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एक ही एग से, एक ही युग्मज से बने हैं, तो यहाँ पे इनका जो जीनोटाइप है या जीन प्ररूप है वो सेम होगा, समान होगा, समान जीन प्ररूप, ठीक है। ये याद रखने लायक बात है, इसीलिए इसको समरूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जुड़वा बच्चे होंगे, इनका जो जीन प्ररूप हमने यहाँ पे पढ़ा ना, जीन प्ररूप और दृश्य प्ररूप जो पढ़ा, ये जीन प्ररूप, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर, वो सब जो है वो सेम होगा। किसी जीव या व्यक्ति की विशिष्ट आनुवांशिक संरचना, ठीक है। वैसे तो हर किसी की अपनी विशिष्ट होती है, लेकिन जो समरूप जुड़वा होते हैं उनमें बिल्कुल सेम जीनोटाइप होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कई बारी, और ये देखने में भी बिल्कुल मतलब एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल एकदम एक दूसरे की कॉपी होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे जुड़वा बच्चे, ठीक है। और आमतौर पे सेम ही लिंग के होते हैं ये, या तो दो लड़के हो गए, दो लड़कियां हो गई, बिल्कुल सेम शक्ल, चाल वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम होता है इनका। और क्योंकि इनका जो है समान जीन प्ररूप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के जुड़वा बच्चों की, ठीक है। उसको कहते हैं भ्रातृ जुड़वा, ठीक है, या फिर द्विअंडज जुड़वा, या फिर द्वियुग्मज, ठीक है। ये तो आपको नाम से अब समझ ही आ गया होगा कि यहां क्या कहना चाह रहा है। अब भ्रातृ है तो इसका मतलब अलग अलग है ना। समरूप में तो बिल्कुल एक ही चीज है, भ्रातृ है तो दो अलग अलग चीज हो गई है ना। भ्रातृ का मतलब लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब मेल ब्रदर्स, ठीक है। भ्रातृ का मतलब यहाँ पे है कि दो जो एग हैं मदर के वो, ठीक है। और द्विअंडज यानी कि दो एग, दो अंडे,
द्वियुग्मज यानी कि 2 जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि मदर के 2 अलग अलग एग्स एक ही टाइम पे निषेचित होते हैं, यानी एक ही टाइम पे फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट में बदलते हैं, युग्मज बन जाते हैं और दोनों से एक एक बच्चा बनता है, ठीक है। 2 बच्चे जन्म लेते हैं फिर, क्योंकि ये सेम टाइम पे हो रहा होता है तो इसलिए ये जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन प्ररूप होगा, ठीक है, इनका जीन प्ररूप कैसा होगा, ये भी जो है जुड़वा बच्चे हैं लेकिन इनका जीन प्ररूप समान नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी 2 बच्चे भाई बहन होते हैं आपस में जो कि अलग अलग समय पे पैदा हुए होते हैं, उनके जीन जितने आपस में मिल रहे होते हैं, जितने जीन प्ररूप की संभावना होती है, जैसे 50-60% कुछ मिल रहे होते हैं आपस में, तो उतना ही इनका होता है। इसमें इस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कि ये जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीन प्ररूप इनका आम भाई बहनों की तरह होता है, बहन की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जीन प्ररूप है वो समान होता है इन दोनों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग सेल फर्टिलाइज, 2 अलग अलग एग फर्टिलाइज हुए हैं मदर के, तो ये अपने ये बच्चा जो है इस एग से लेगा अपना जीनोटाइप, जीन प्ररूप, और ये वाला इससे लेगा, तो दोनों के अलग अलग हो गए। यहाँ पे सेम जीन प्ररूप होने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पे एक ही युग्मज होता है जो 2 भागों में बट जाता है और जिससे 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है जुड़वा बच्चों का, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ कई बारी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जुड़वा बच्चों में समान जीन प्ररूप होता है और कौन से में नहीं होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि आनुवांशिकता में हमारे जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली होती हैं और वो हमारी बॉडी में जीन्स जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। और फिर वो एक्सप्रेस करती हैं, प्रकट होती हैं हमारी शारीरिक अपीयरेंस के थ्रू, ठीक है, जिस तरीके से हम दिखते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जो हमारा वातावरण है, हमने बात की थी ना बिल्कुल शुरू में कि पर्यावरण की, कि जो भी हमारी बॉडी के अलावा जो भी आसपास चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी है, वो हमारे लिए हमारा पर्यावरण है, ठीक है। तो कई बार जब वो जीन अपने आप को प्रकट कर रहा होता है दृश्य प्ररूप के रूप में, ठीक है, तो कई बार पर्यावरण उस पर असर डालता है और उस हिसाब से फिर वो दृश्य प्ररूप दिखता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे पर्यावरण जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे जीन से या जीन प्ररूप से प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी विशेषताएं हमारे शरीर में जो कि सिर्फ जीन प्ररूप से प्रभावित होती हैं और जिसपे कि पर्यावरण का असर नहीं होता है, ठीक है। पूर्णतः जीनों द्वारा निर्धारित लक्षण या विशेषताएं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में? एक तो जैविक लिंग, ठीक है, लिंग जो हमें जीन्स के थ्रू गुणसूत्रों के द्वारा जो भी मिल गया वो मिल गया, बचपन से ही पर्यावरण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। रक्त समूह हमारा किस टाइप का ब्लड है, जैसे ए बी ओ ये इस टाइप के ब्लड आते हैं ना, ब्लड ग्रुप हमारे, है ना, तो वो भी हमें हमारे जीन्स के थ्रू आनुवांशिकता के द्वारा हमें मिल जाते हैं। उसके बाद पर्यावरण नहीं उसको बदलता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बचपन में ये बच्चा ए ब्लड ग्रुप के साथ पैदा हुआ लेकिन पर्यावरण के संपर्क में आने के बाद इसका ब्लड ग्रुप बड़े होते होते बी ग्रुप हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, पूरे जीवन काल में हमारा ब्लड ग्रुप सेम रहता है। और RH कारक, RH फैक्टर, जैसे जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के, वो सब चीज़ें, ठीक है। वैसे ये रक्त समूह और RH कारक आपका एंथ्रोपोलॉजी
मानव विज्ञान है ना, उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है आपका, तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये चीज़ें वो हैं जो कि सिर्फ जीन के आधार पे होती हैं, इसमें पर्यावरण उनको प्रभावित नहीं कर सकता। और क्या क्या होता है, हमारी आँखों का रंग, वो भी पर्यावरण रंग नहीं बदलता, जैसा हम लेके पैदा होते हैं वैसा ही रहता है। शारीरिक संरचना, ठीक है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हर किसी के बॉडी एक अपने ही स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, हर किसी का स्ट्रक्चर जो है वो बच्चा लेके ही आया होता है, तो वो स्ट्रक्चर भी जिस हिसाब से बॉडी की बनावट है ना, तो वो भी जो है पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। और इसके अलावा जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी अपनी ही एक वो होती है समय सीमा कि वो इतने देर में ही परिपक्व होंगे, इतने महीने में या 1 साल में, 2 साल में, किस हिसाब से, ठीक है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, उसकी अपनी एक सीमा है कि वो कब जाके पूरी तरह मैच्योर होगा, है ना। हमारे जो भी बोलने की क्षमता है या कुछ भी लगा लो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम पैदा होते हैं, हम इतने छोटे से होते हैं तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो अपने आप ही पूरे डेवलप होते हैं, पूरे फुल डेवलप्ड ऑर्गन्स के साथ तो नहीं होते ना हम, जैसे कि एक अडल्ट के होते हैं, है ना। तो हर एक ऑर्गन को अपनी जो जैविक परिपक्वता है उस तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता है वो उसका अपना जीन्स द्वारा निर्धारित किया गया होता है, ठीक है। तो जैविक परिपक्वता कैसे होनी होती है किसी भी ऑर्गन की, वो भी जीन्स ही डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि पर्यावरण का रोल नहीं होता है, ठीक है, मतलब पर्यावरण से ये चीज़ें प्रभावित नहीं होती, जैसी हमें जीन प्रारूप में मिली वैसी ही रहेंगी। अब उन चीज़ों की, उन विशेषताओं की, उन लक्षणों की बात करते हैं जो कि हमें आनुवांशिकता से मिली तो हैं, लेकिन उसमें पर्यावरण भी अपना प्रभाव डालता है और वो चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वातावरण या पर्यावरण अपनी भूमिका निभाता है इसमें। बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि हमें हमें जन्म में तो बुद्धि मिलती ही है, ठीक है, लेकिन अब उस बुद्धि का विकास कैसा होगा ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है पर्यावरण के ऊपर। अब सपोज करो कोई बच्चा बहुत अच्छी बुद्धि के साथ पैदा तो हुआ है, लेकिन अगर उसे अच्छा स्कूल ना मिले, उसे अच्छा पोषण ना मिले, उसे अच्छी किताबें पढ़ने के लिए अच्छा माहौल ना मिले, तो वो बच्चा अपने आप को, अपनी पूरी जो उसकी बुद्धिमत्ता है उसको पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उस लेवल तक वो अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं कर पाएगा जितनी कि उसको आनुवांशिकता से मिली है। तो इसलिए पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है। तो बुद्धि के केस में पर्यावरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, वो भी पर्यावरण से काफ़ी प्रभावित होती है। और कुछ रोगों के उदाहरण जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, ये आपने सुने भी होंगे, इसको जनरली लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं कि जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल होता है कि अगर हम अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हमारे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें जीन्स के थ्रू बॉडी में तो आ जाती हैं कई बारी, लेकिन एक्सप्रेस तभी होती हैं, प्रकट तभी होती हैं जब एक गंदा लाइफस्टाइल कोई जी रहा होता है, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा ना, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं कोई डायबिटीज़ वाला, तो डॉक्टर उसको कुछ ना कुछ उसका लाइफस्टाइल सुधारने के लिए बोलते हैं, है ना, कि आप वॉक करो, ऐसा खाना खाओ, ऐसी एक्सरसाइजेस करो, है ना। वो क्यों? क्योंकि उससे फिर जो उसका इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो कम होगा। तो डॉक्टर यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं? उसके पर्यावरण पे, है ना। जब उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं तो वो हो गया उसका पर्यावरण। जीन्स को तो चेंज कर नहीं सकते, है ना, तो पर्यावरण के थ्रू उस चीज़ को, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही है रोगों के उदाहरण कि जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि जीन्स के थ्रू आ जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन वो प्रकट तभी होते हैं जब गंदे पर्यावरण में या प्रतिकूल पर्यावरण में हम होते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब
आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण की भूमिका। अब यहाँ से आप हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने ये यहाँ तक ये समझ लिया होगा कि हमारे जो कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमें आनुवांशिकता से मिलती हैं, उसमें पर्यावरण काफ़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अब उसका क्या आपस में संबंध होता है? तो जो आनुवांशिकता है ना, वो हमें एक रेंज प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस रेंज की अपर लिमिट लोअर लिमिट होती हैं, ठीक है, सीमा देती है वो, ठीक है, रेंज की फॉर्म में देती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या कि यह व्यक्ति की अधिकतम जैविक क्षमता या दायरे को निश्चित करती है, दायरा, उसकी रेंज, ठीक है। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण ये बताता है कि आप कितना उस रेंज तक जो है एक्सपेंड कर सकते हो, कितना उसमें अचीव कर सकते हो, ठीक है, कितनी आपके अंदर क्षमता है, कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। पर्यावरण क्या बताता है? क्षमता की प्राप्ति या प्रकटीकरण। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे बुद्धि उतनी ही प्रकट होगी जितना कि उसको पर्यावरण अच्छा मिलेगा, भले ही वो एक बहुत उत्तम बुद्धि के साथ पैदा हुआ है, ठीक। अर्थात आनुवांशिकता द्वारा तय की गई सीमा के भीतर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को किस हद तक विकसित कर पाएगा, यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे अगर जो हमारा आनुवांशिकता है उसने किसी की भी लिमिट इतने ये रेंज डिसाइड कर दी, ठीक है। अब हमारा पर्यावरण जो है वो डिसाइड करेगा कि हम उस पर्टिकुलर विशेषता को यहाँ तक अचीव कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक या यहाँ तक। ये तय है कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। पर्यावरण जो है उस रेंज के बाहर हमें नहीं लेके जा सकता, इतना नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं रेंज तो प्रोवाइड करता ही है हमें आनुवांशिकता, साथ के साथ उसकी लिमिट भी बता देता है कि भाई इस लिमिट के अंदर है, आपको जो भी जितना आपकी क्षमता है वो आपको अचीव करनी है तो कर लो, ठीक है। और एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर वो चीज़ अचीव होती है, ओके, ठीक है। अब जैसे आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे कि जो खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के लगा लो, अगर वो आनुवांशिक तौर पे अच्छा खेल रहे हैं कोई भी गेम, है ना, और उन्हें अच्छी कोचिंग दे दी जाए, उन्हें बहुत अच्छा पर्यावरण दे दिया जाए, खाने को अच्छा मिले, डिसिप्लिन तरीके से, मतलब हर तरीके से जो है उनको पर्यावरण बेस्ट दिया जाए, तो फिर वो अपना बेस्ट कहीं तक भी इस रेंज के अंदर अचीव करते हैं। और वहीं अगर ऐसा भी देखा होगा कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है, आनुवांशिक तौर पे कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसका जो पर्यावरण है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, है ना, उसको अच्छी कोचिंग प्राप्त नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन, उसको पोषण प्राप्त नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो यहीं कहीं थोड़ा बहुत रह जाएगा, है ना, वो अपनी पूरी क्षमता को नहीं अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो ये रोल होता है हमारा आनुवांशिकता और पर्यावरण का आपसी संबंध जो है वो ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस पे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट 100% संभावना होती है इस चीज़ पे प्रश्न बनने की, कि जो हमारा आनुवांशिकता है वो हमें एक रेंज देता है और लिमिट्स देता है, पर्यावरण जो है उस पूरी रेंज के अंदर कितनी हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उस विशेषता को बढ़ा सकते हैं, कितना प्रकटीकरण कर सकते हैं उस विशेषता का, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया है। आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे आनुवांशिकता खत्म हो गया, ठीक है। आनुवांशिकता में आपने समझ लिया कि आनुवांशिकता की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? जीन, है ना। आनुवांशिकता होता क्या है? उस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं जिसके द्वारा हमें माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे शरीर में जो भी गुण हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अब वो जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स के थ्रू, ठीक है। फिर हमने जीन्स की संरचना वगैरह पूरा अच्छे से देखा, है ना, कोशिका वगैरह वाला डायग्राम पूरा हमने देखा। उसके बाद हमने जीन्स में कैसे जो एलील की भूमिका है वो देखी, हमने जीनोटाइप फिनोटाइप यानी कि जीन प्ररूप और दृश्य प्ररूप को समझा। फिर हमने जुड़वां बच्चों वाला भी देखा, ठीक है, किस प्रकार से
जीन जो है अपने आप को प्रकट करते हैं जुड़वा बच्चों में, और जीनोटाइप जो है सेम होता है। ठीक है, तो ये जो था आपका आनुवांशिकता का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। और कुछ हमने ऐसे विशेषताएं देखी जो सिर्फ और सिर्फ जीन से प्रभावित होती हैं, कुछ विशेषताएं हमने उनके एग्जाम्पल उदाहरण ऐसे देखे जो कि पर्यावरण भी प्रभाव डालता है। ठीक है, और भी होती हैं इसमें, लेकिन ये हमने यहाँ पे पर्यावरण वाली कुछ ही देखी हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने इन दोनों का संबंध भी देख लिया जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको। आगे चलते हैं पर्यावरण पे। ठीक है, हमने आनुवांशिकता को देखा था, वो उसे क्या कहते हैं, प्रकृति, नेचर। ठीक है, नेचर ने हमें जो दे दिया वो हमें मिल गया, दैट्स इट। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, पर्यावरण चेंज हो सकता है हमारे द्वारा, किसी और के द्वारा। तो पर्यावरण क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा पोषण है ना, पोषण को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो पर्यावरण को और क्या कहेंगे, नर्चर। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, नेचर एंड नर्चर। ठीक है, तो नेचर हो गया हमारा आनुवांशिकता जो प्रकृति है, और नर्चर मतलब पोषण। ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो है हमारा पोषण। अब पर्यावरण होता क्या है, हमने बात की थी कि हमारी इस बॉडी के अलावा जो भी बाहर की चीजें हैं वो सब पर्यावरण है। तो फिर पर्यावरण क्या हुआ, हमारा जो जीवन काल है वो क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहां से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक जो पूरा जो स्पैन है ये वो कहलाता है जीवन काल। ये जो पूरा काल है ये कहलाता है जीवन काल। तो यानी कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बीच का जो भी काल है वो उस बच्चे का, उस व्यक्ति का जीवन काल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पर्यावरण क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पर्यावरण दो भागों में होगा। एक भाग तो वो होगा जब बच्चा गर्भ में है, ठीक है, तो वहां पे उसका जो पर्यावरण होगा वो क्या होगा, माता का गर्भ। ठीक है, उसके बाद जन्म के बाद उसका पर्यावरण क्या होगा, जो भी आसपास की दुनिया है हमारी वो सब उसका पर्यावरण होगा। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण जो है हमारे पूरे जीवन काल में दो प्रकार का होता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन काल में पर्यावरण दो प्रकार का होता है। प्रसव पूर्व पर्यावरण यानी कि जन्म से पूर्व, ठीक है, इसको प्रीनेटल एनवायरनमेंट बोलते हैं। गर्भाधान से लेकर यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है उससे लेकर जन्म तक माँ के गर्भ के भीतर का वातावरण। ठीक है, जैसे कि माँ ने क्या खाया, माँ का पोषण कैसा है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, माँ की मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब उस बच्चे को प्रभावित करती हैं। ये सब उस बच्चे के लिए उसका पर्यावरण है उस समय पे। उसके बाद कौन सा पर्यावरण आता है जन्म के बाद, इसको कहते हैं प्रसव पश्चात या फिर जन्म पश्चात पर्यावरण। ठीक है, पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट, वातावरण की जगह यहाँ पर्यावरण आप लिख सकते हैं। वैसे तो सेम ही चीज है बट फिर भी पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है। शिशु के जन्म के बाद मिलने वाला बाह्य, अब हम जन्म होने के बाद हमें कैसी चीजें मिलती हैं, सामाजिक लोग मिलते हैं, सांस्कृतिक लोग मिलते हैं, भौतिक चीजें मिलती हैं, ऐसे ऐसा वातावरण, ऐसा ऐसा पर्यावरण हमें मिलता है ना। तो उस समय पे हमारा जन्म के पश्चात जो पर्यावरण होगा वो कौन सा होगा, हमारा जो बाहर का सामाजिक, भौतिक या सांस्कृतिक पर्यावरण होगा वो होगा। ठीक है, तो अब हम इस पर्यावरण को एक एक करके देखेंगे कि पहला पर्यावरण और दूसरा पर्यावरण। तो पहला पर्यावरण हमने देख लिया कि जन्म से पूर्व का पर्यावरण है। ठीक है, तो वो माता के गर्भ में होगा, यानी कि ये वाला जो पर्यावरण है ये बच्चे का पूरा निर्भर करता है माँ के ऊपर, है ना। इतना समझ आता है हमें। तो अब हमें ये देखेंगे कि माँ का जो रोल है वो क्या, किस तरीके से उस बच्चे के विकास में अपना प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य प्रसव पूर्व कारक, ठीक है, प्रीनेटल फैक्टर। ओके, तो पहले क्या आएगा, माता की आयु। ठीक है, अब माता की आयु
जनरली आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर एज में ही जो है बोलते हैं कि माता की आयु ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी कम एज या ज़्यादा एज जो होता है वो एक प्रकार का जोखिम कारक बन जाता है, रिस्क फैक्टर बन जाता है। क्योंकि अगर जो माता एज की वजह से अगर माता को कोई इशू आ गया है, ठीक है, स्पेशली गर्भ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ गया है एज की वजह से, तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओके, तो ये जोखिम कारक है, लेकिन ये कंपलसरी निर्धारित नहीं करता कि ये बच्चे को प्रभाव डालेगा ही डालेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपलसरी प्रभावित करता है, निर्धारित करता है, वो होता है माता का स्वास्थ्य। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि माता की आयु कम है या माता की आयु ज़्यादा है, लेकिन माता बहुत एकदम स्वस्थ है, ठीक है, तो फिर बच्चे पे उस चीज़ का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आयु की वजह से उनके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अगर या पार्ट्स हैं वो अगर प्रभावित हैं ऑलरेडी, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आयु की वजह से ऐसा नहीं, तो इसलिए आयु को जो है वो जोखिम कारक माना गया है, निर्धारित कारक नहीं माना गया है, ठीक है। रिस्क फैक्टर है लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर या निर्धारक कारक क्या है? माता का स्वास्थ्य है, ठीक है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो उम्र कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन अगर बुरा स्वास्थ्य है तो उम्र के साथ ऑफ कोर्स वो चीज़ जुड़ जाएगी। उसके बाद माता का पोषण, ठीक है। अब आपने सुना होगा बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है? माता से मिलता है। तो अगर माता को ही अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे तक कहाँ से पोषण आएगा, है ना। तो उचित पोषण ना मिलने पर शिशु अल्प वजनी या कम वजन का हो सकता है, ठीक है। तो अगर माता ठीक से उनको पोषण नहीं मिल रहा है तो उस समय जो बच्चा होता है, बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे का अंडरवेट बच्चा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है माता का मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ठीक है। संवेगात्मक मतलब इमोशनल, भावनात्मक। तो जब माता का मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा, माता अगर स्ट्रेस में होंगी, एंशियस होंगी, है ना, इमोशनली सही नहीं होंगी, मूड खराब होगा, तो क्या होगा? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अगर आपने देखा हो, कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, है ना, वो हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। तो क्या होगा कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये ब्लड की जो स्ट्रीम होती है रक्त प्रवाह के द्वारा बच्चे तक जाएंगे और वहाँ पे बच्चे को जो है ये प्रभाव डाल सकते हैं बुरा, ठीक है। तो इसलिए माता का मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब और क्या है? व्यवसाय। अब माता का व्यवसाय कैसा है? अब कहीं ऐसा व्यवसाय तो नहीं है जहाँ पे बहुत लंबे लंबे समय तक खड़े होना पड़े या केमिकल्स के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहना पड़े, है ना। तो उससे क्या होगा? माता वो चीज़ें ग्रहण करेगी और फिर वो बच्चे तक वो चीज़ आ सकती है, ठीक है। सो माता के कार्यस्थल का वातावरण और काम की प्रकृति भी इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पे। फिर है विरूपजनक या विकृतिजनक कारक का प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं टेराटोजेंस। अगर माता जो है उनको एक्सपोजर है टेराटोजेंस का, ठीक है। टेराटोजेंस क्या होते हैं? बहुत डिफरेंट प्रकार के एजेंट होते हैं जिसको कि हिंदी में हम विरूपजनक या विकृतिजनक भी कहते हैं। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, विकृति मतलब किसी की आकृति खराब कर देना, है ना। विरूप भी मतलब किसी का रूप खराब कर देना। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि बच्चे में दोष उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी यानी असामान्यता लेके आ जाते हैं। तो ये टेराटोजेंस क्या होते हैं? ये वे बाह्य कारक हैं, ठीक है, बाहर के कारक हैं या एजेंट हैं जो भ्रूण के विकास में असामान्यता या दोष उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो इसमें डेथ होने के भी चांसेस हैं बच्चे के, ठीक है, इतना अगर ये काफ़ी हाई स्तर का हो जाता है तो। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं? अगर माता जो है औषधियाँ, दवाएं और अल्कोहल का सेवन कर रही है, ठीक है,
ड्रग्स, मेडिसिन, अल्कोहल प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गई या अल्कोहल हो गई। अब अगर दवाई लेनी है तो वो भी डॉक्टर से रेकमेंड करके, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उनसे पूछ के तभी लेनी चाहिए, ठीक है। अपने आप से यहाँ पे दवाइयाँ लेना जो है हानिकारक हो सकता है। और क्या हो सकते हैं कारक? भौतिक कारक हो सकते हैं, विकृतिजनक। ये कैसे होते हैं? जैसे एक्स-रेज का एक्सपोजर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइप की रेज वगैरह के संपर्क में आना, फिर इनको फिजिकल या भौतिक कारक कहते हैं। फिर विषाक्त, विषाक्त मतलब जहरीले, टॉक्सिक, पर्यावरणीय अपशिष्ट, ठीक है। आजकल हमारे पर्यावरण में कितने ज़्यादा जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि मर्क्यूरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये भी बच्चे को जो है प्रभावित करती हैं। अगर माँ का इनके साथ संपर्क है अच्छे स्तर का, ऊंचे स्तर का, तो फिर वो चीज़ बच्चे तक, वो पॉइजन जो है, टॉक्सिन जो है, वो बच्चे तक भी आ सकते हैं, ठीक है। जैविक संक्रमण या फिर कोई बायोलॉजिकल जैविक इन्फेक्शन, जैसे कि रूबेला हो गया, जर्मन खसरा हो गया, ठीक है, HIV, ठीक है। तो ये जो हैं, ये बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ये बीमारियां या ये इस प्रकार के संक्रमण, ठीक है। तो ये संक्रमण जो हैं काफ़ी खतरनाक, भयानक होते हैं और जीवन को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं विकृतिजनक कारक होते हैं, जो कि अगर इनके संपर्क में माता आए तो बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसमें काफ़ी दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। किसी कोई पूरा का पूरा ऑर्गन इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ब्रेन में कुछ इशू आ सकते हैं, या कोई भी ऐसा मान्यता एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर, जो कि आमतौर पे किसी बच्चे में नहीं देखने को मिलेगी, जिनकी माँ इनके एक्सपोजर में नहीं होंगी, है ना। और अगर बहुत हाई लेवल का एक्सपोजर है, ज़्यादा संपर्क में है, तो और बहुत ज़्यादा अगर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं, ये कारक पहुँच गए हैं, तो एक्सट्रीम केस में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके जन्म से पूर्व का पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे एक माँ का जो जीवन शैली है वो प्रदान करती है बच्चे को पर्यावरण, जब तक कि वो जन्म नहीं हुआ होता है उसका, ठीक है। तो माँ की जैसी जीवन शैली है, क्या खान पान है, कैसा स्वास्थ्य है, कैसा व्यवसाय है, किन जहरीले पदार्थों के संपर्क में है माँ, या माँ का मूड कैसा है, मानसिक अवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। उसका वातावरण, उसका पर्यावरण वैसा ही बन जाता है। अब बात करते हैं जन्म के पश्चात की, ठीक है। अभी तक हमने जन्म से पूर्व की बात की, अब हम जन्म के पश्चात की बात करेंगे, यानी कि पोस्ट नेटल की, ठीक है। जन्म पश्चात, जन्म पश्चात पर्यावरण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल भी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जो दृष्टिकोण दिया था उसके द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? विकास का संदर्भ बोलते हैं। यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का बचपन से, जन्म के बाद से कैसे विकास होना शुरू होता है, एंड क्या क्या चीज़ें जो हैं उसे प्रभावित करती हैं, ठीक। तो ये विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है विकास का संदर्भ, ठीक है। और इस दृष्टिकोण को, जो कि यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था, उसको कहते हैं विकास का संदर्भात्मक या फिर पारिस्थितिक दृष्टिकोण, ठीक है।
और ये किसने दिया था? ये दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। ठीक है, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, अब इसमें क्या था, इन्होंने क्या बोला? विकास का संदर्भात्मक दृष्टिकोण या फिर पारिस्थितिक दृष्टिकोण। पारिस्थितिक क्या होता है? इकोलॉजी को पारिस्थिति बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जो है अपने आसपास की जो दूसरे जीव जंतु हैं या हवा पानी है, जो भी ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके साथ कैसे तालमेल बिठाता है, या कुछ भी जो है एक्सटर्नल है उसके साथ कैसे तालमेल बिठाता है, वो चीज़ कहलाती है पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, तो इकोलॉजी के हिसाब से इन्होंने ये दृष्टिकोण दिया था और इसमें इन्होंने ऐसे 5 पारिस्थितिक सिस्टम दिए, 5 ऐसे पारिस्थितिक प्रणालियां दी या इकोलॉजिकल सिस्टम दिए। ठीक है, तो इनका जो दृष्टिकोण था उसमें 5 पारिस्थितिक प्रणालियां थी। ठीक है, और ये सारी प्रणालियां हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको कह सकते हैं 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो है 5 पारिस्थितिक प्रणालियां, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को, उसके विकास को प्रभावित करती हैं। कब? जन्म के पश्चात। ठीक है, ये उसका पर्यावरण बनाती हैं बेसिकली। और इसकी क्या खासियत है? ये पारिस्थितिक प्रणालियों से बना होता है, तो इसलिए इसका जो कंसेप्ट, अगर इसको कंसेप्ट की फॉर्म में बात करें, सिद्धांत की फॉर्म में बात करें, तो इसे पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही चीज़ है बेसिकली, और ये दी थी यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। ठीक, विकास के संदर्भ की बात हो रही है यहाँ पे, और पारिस्थितिक दृष्टिकोण है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, कितने हैं? 5 हैं, जो कि व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये जो प्रणालियाँ हैं, इनका जो सिस्टम रहता है, ये कैसे अरेंज होती हैं? ये एक सकेंद्रीय प्रणाली है। ठीक है, ये जो इनका मॉडल है, ये एक सकेंद्रीय प्रणाली है। ठीक है, सकेंद्रीय प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि केंद्र है कुछ और उसके चारों तरफ वृत्ताकार में ये प्रणालियां मौजूद। केंद्र में क्या होगा? केंद्र में व्यक्ति होगा, और ये जो 5 पारिस्थितिक प्रणालियां हैं ये उसके अराउंड वृत्ताकार में होंगी। ठीक है, तो आइए अब ये देखते हैं कि ये 5 पारिस्थितिक प्रणालियां जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दी वो कैसे होती हैं, कैसे वो हमारा पर्यावरण बनाती हैं जन्म के पश्चात। तो सबसे पहले तो जो है केंद्र में क्या होगा? आपका व्यक्ति। तो यहाँ पे आ गया व्यक्ति, ये है केंद्र। अब जो हमारा प्रणाली आएगी, पारिस्थितिक प्रणाली, सबसे पहली वो इसके ऊपर एक सर्कल आएगा। ठीक है, वृत्ताकार में। तो जो इन्होंने 5 पारिस्थितिक प्रणाली दी वो 5 प्रकार का पर्यावरण है। ठीक है, तो जो पहला पर्यावरण है उसे कहेंगे लघु मंडल। ठीक है, लघु मंडल। अब ये लघु मंडल क्या होता है? ये लघु मंडल, इसको माइक्रो सिस्टम भी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके आसपास का वो पर्यावरण जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी में संपर्क में रहता है। ठीक है, और जैसे उसके माता पिता, उसका परिवार, उसके टीचर्स, स्कूल, उसके पड़ोसी, है ना, ये सब। और यहाँ पे जो संपर्क होता है वो
टू वे संपर्क होता है, ठीक है, दो तरफा संपर्क होता है, और ये उसका तत्काल और दैनिक जीवन होता है, रोजमर्रा की जिंदगी का ये होता है, ठीक है। यह व्यक्ति का निकटतम परिवेश होता है, जो सबसे पहला कांटेक्ट होता है, उसका सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है ये, ठीक है, जिसमें वह प्रत्यक्ष अंतक्रिया करता है। एग्जाम्पल जैसे कि परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र, समूह, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं कि हमारा जन्म के बाद का पर्यावरण कौन सा होता है, और वो पर्यावरण कैसे हमारे विकास को, हमारे मानसिक स्थिति को, हमारे व्यवहार को जो है प्रभावित करता है, ठीक। तो पहला पर्यावरण हमारा कौन सा है? लघुमंडल। लघुमंडल में सिर्फ हमारा जो इमीडिएट होता है संपर्क वाला पर्यावरण वो आता है, जिसमें माता पिता, आपका परिवार, आपके गुरुजन, आपके जो दोस्त जिनके साथ आप डेली इंटरेक्ट करते हैं वो, या पड़ोसी, ये आते हैं। अब अगर ये पर्यावरण अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा? सपोज करो कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, अब वहाँ पे अगर उसको किसी भी चीज़ की वजह से अगर उसे बुली किया जाता है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगी, है ना। तो ये उसके जो साइकोलॉजी पे है ये असर पड़ता है, उसकी मानसिकता पे। उदाहरण क्या है? डराना धमकाना, प्रताड़ित करना। बुलिंग का मतलब ये होता है ना कि डराने धमकाने के वे में प्रताड़ित करना किसी को। तो इससे निम्न आत्मसम्मान या लो सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लघुमंडल। उसके बाद हम अगली लेयर पे जाते हैं, यानी कि अगले पर्यावरण पे, कि वो क्या होता है। अब जो अगला मंडल आता है उसको कहते हैं मध्य मंडल। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है? अब इसको बोलते हैं हम मीजो सिस्टम भी। लघु मंडल की अंतक्रिया, यानी कि जो हमारे लघु मंडल होते हैं, लघु मंडल कौन होते हैं? माता पिता, हमारा परिवार, हमारे यार दोस्त जो डेली संपर्क में होते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पड़ोसी, ठीक है। ये लोग भी तो आपस में संपर्क में आते हैं, अंतक्रिया इनमें भी होती है ना। तो इनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो बनाता है हमारा मध्य मंडल। यानी कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी हमें एक पर्यावरण प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं स्कूल्स में, है ना। तो अगर कोई माता पिता हैं वो अगर रेगुलरली जा रहे हैं, बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं टीचर्स से, है ना, अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अध्यापक जनों से, तो आके वो अपने बच्चे पे वो चीज़ें जो हैं लागू कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। लेकिन अगर माता पिता अगर नहीं ठीक से इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर से, उनको कोई मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो क्या होगा? बच्चे पर वो चीज़ें लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके विकास में जो है, जो चीज़ें उसको इम्प्रूव करनी थी वो नहीं हो पाएंगी। या फिर जैसे पड़ोसियों का एग्जाम्पल लें, तो पड़ोसी अक्सर स्पेशली हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ही कंपटीशन भी नहीं, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन वाली तुलनात्मक उनकी सोच रहती है। आपने देखा होगा अक्सर इस तरीके से पड़ोसियों को अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हुए कि आपका बच्चा आजकल क्या कर रहा है, मतलब उनका पूरा ध्यान इस तरह से रहता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और मेरा बच्चा तो ये कर रहा है ना। तो वो इतना तुलनात्मक वाला एक पर्यावरण प्रदान करते हैं कि उससे कई बारी बच्चे को वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, अगर ज़्यादा तुलनात्मक हो। वहीं अगर एक हेल्दी कंपटीशन अगर वो प्रोवाइड करें, अगर अच्छे पड़ोसी हैं और अच्छे से वो इस तरीके से आपके पेरेंट्स से बात करें कि उनको कुछ ना कुछ साधन प्रोवाइड करें, या एक हेल्दी कंपटीशन के तरीके से बात करें और मोटिवेट करें तो वो बच्चे के लिए सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। अदरवाइज एक नकारात्मक पर्यावरण जो है बच्चे को मिल जाता है, ठीक। तो जब ये क्या है, ये हमारे लघु मंडल हैं,
ठीक है। ये लघु मंडल जो है ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये जन्म देते हैं हमारे लिए मध्य मंडल को। ठीक है, लघु मंडलों की अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन कहलाती है मध्य मंडल। इसके अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न लघु मंडलों के बीच के संबंध आते हैं, जैसे घर के परिवेश और स्कूल के परिवेश का आपस में संबंध। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले मंडल पे। अब ये जो है ये है हमारा बाह्य मंडल। ठीक है, ओके, बाह्य मंडल क्या होता है देखते हैं अभी। बाह्य मंडल को एक्सोसिस्टम भी बोलते हैं। अब ये जो व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी यहाँ पे काम होते हैं, वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्ति इसमें सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता, लेकिन यहाँ होने वाली घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं। अब जैसे हमारे बहुत से ऐसे सिस्टम हैं, ऐसा पर्यावरण जिससे कि हम डायरेक्ट तो कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, वो हमारे जीवन को या किसी भी व्यक्ति के विकास में जो है प्रभाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी तरीके का। उदाहरण के लिए जैसे कि पेरेंट्स की, माता पिता की जो वर्क लाइफ है, उनका जो व्यवसाय है, अगर सपोज करो कि पेरेंट्स का व्यवसाय बहुत ही स्ट्रेसफुल है ना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो अपने बच्चे को पूरा समय या जितना भी समय रिक्वायर्ड है वो समय नहीं दे पाते, उससे ठीक से बात नहीं कर पाते, और स्ट्रेस की वजह से बल्कि उस पर कभी गुस्सा हो जाते हैं या इस तरीके से, तो वो बच्चे के लिए जो है एक नकारात्मक प्रभाव उसके विकास पे, उसकी मानसिकता पे वो डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, पेरेंट का वर्क लाइफ। ठीक है, बच्चे को पेरेंट के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो उनके व्यवसाय से, उनके ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन वहाँ व्यवसाय जो है माता पिता को किस तरीके से उनके जीवन को वो प्रभावित कर रहा है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर भी आएगा। ठीक है, ये तो हमने एक पारिवारिक लेवल का एग्जाम्पल देखा। अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे बोर्ड्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़े बड़े सिस्टम जो होते हैं, तो वो जो निर्णय लेते हैं वो भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। अब जैसे उदाहरण के लिए आजकल इतनी सारी न्यूज़ चल रही हैं, उसी से हम उदाहरण लेते हैं अभी, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, है ना, कुछ 22 लाख बच्चों ने वो पेपर दिया था। अब वो पेपर लीक होने के बाद जब पता चला तो एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने डिसीजन लिया, पेपर को कैंसिल कर दिया, है ना। अब वो पेपर दोबारा होगा, तो पेपर कैंसिल होने, अब जिन्होंने लीक किया था ना तो 22 लाख बच्चे उस ग्रुप के कांटेक्ट में थे, ना ही बच्चे जो हैं एनटीए के कांटेक्ट में हैं, है ना। डायरेक्टली एनटीए को 22 लाख बच्चा नहीं संपर्क कर रहा है या जानता है या डेली बातचीत करता है, नहीं, लेकिन एनटीए ने जो डिसीजन लिया कि पेपर कैंसिल करना पड़ा उनको पेपर लीक की वजह से, तो इसका बच्चों पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, बहुत उनका जो मनोबल है वो एकदम गिर चुका है, एंड किसी किसी केस में तो आपने देखा होगा कि सुसाइड के केस भी सामने आए हैं। तो ये इस लेवल का जो है बच्चों के ऊपर, उनके मनोबल पे, उनके मानसिकता पे, उनके मनोविज्ञान पे इस प्रकार का जो है प्रभाव पड़ा है। तो ये किसकी वजह से पड़ा है, या ये कहाँ से निकल के आया ये प्रभाव, किसी एक डिसीजन की वजह से या किसी ऐसे सिस्टम की वजह से जिन्होंने की एनटीए ने पेपर कैंसिल वाली की, या फिर अब सीबीएसई वाली जो न्यूज़ चल रही है आप उसको देखें, तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या डिसीजन हो रहा है, किस टाइप के वो सिस्टम चल रहा है, कैसी नीतियाँ वहाँ से आ रही हैं बन के, या जैसे कितने एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जॉब्स के एग्ज़ाम हो जाते हैं लेकिन उसकी भर्ती नहीं करते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हुआ है
तो वहाँ पे भी बच्चों को क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको होता है और कॉन्फिडेंस और उनका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, हालांकि वो उन संस्थाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, इनके डिसीजन भी जो हैं हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और इनके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो ऐसे सिस्टम, ठीक है, ऐसा वातावरण जिसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, जैसे कि माता पिता का कार्य जीवन, हमने एक एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखा बोर्ड या स्कूल प्रबंधन। ठीक है, किसी भी बोर्ड के डिसीजन हो गए, कुछ भी हो गया जिससे कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी निर्णय लिया तो वो सीधा हमें प्रभावित करेगा। ठीक, तो वो कहलाता है बाह्य मंडल या एक्सोसिस्टम। अब चलते हैं अपने चौथे मंडल की तरफ। चौथा मंडल है हमारा बृहत मंडल। ठीक है, अब ये क्या होता है, बृहत, बृहत मंडल मतलब मैक्रो सिस्टम। इसमें जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है वो आता है। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक आते हैं। विश्वास प्रणाली, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा एज अ सोसाइटी, एज अ समाज हमारा किन चीज़ों में विश्वास है, हम किन मानकों को मानते हैं, किन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। कैसा हमारा दर्शन है, कैसे दर्शन शास्त्र में हम विश्वास रखते हैं, कैसी हमारी विचारधारा है और कैसी मनोवृत्तियाँ या अभिवृत्तियाँ जो हैं हमारे समाज में सर्वोपरि मानी जाती हैं। ठीक, हम किसको आदर्श मानते हैं अपने समाज में, हम किसको जो है किस काम को गलत मानते हैं, किस काम को ऐसा मानते हैं कि इनको तो इनाम मिलना चाहिए, या कैसे कैसे लोगों को हम आदर्श मानते हैं, ये हमारा बनाता है बृहत मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जैसा भी समाज होगा, जैसे भी संस्कृति में हम रह रहे होंगे, तो वो वहाँ पे हमारे उस हिसाब से प्रभाव डालेगी। ठीक है, तो ये कई बारी जो है अनुकूल भी हो सकती हैं, कई बारी प्रतिकूल भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी बच्चे को जो है बहुत अच्छा खेल कूद में उसका इंटरेस्ट हो एंड अनुवांशिक तौर पे भी वो है बहुत अच्छा हो, है ना, एंड लेकिन उसका जो समाज है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, वहाँ पे खेल कूद को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता हो और जैसे बस पढ़ाई करो, है ना, इस टाइप से महत्व दिया जाता हो, तो वो बच्चा जो है अपना खेलकूद में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा और उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा समाज है या हमारी संस्कृति है वो हमारी मानसिक प्रवृत्तियां बनाता है। ठीक है, वो हमारी थॉट्स को प्रभावित करता है कि जैसा हम सोचते हैं, जिस भी सोसाइटी में हम रहेंगे वहाँ पे हम उसी टाइप के जो है चीज़ें अपनाने लग जाएंगे, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा, है ना, और अगर उसके अनुकूल नहीं होगा तो वैसे मानसिक तौर पर जो है स्ट्रेस वगैरह व्यक्ति को हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जो बृहत मंडल है वो बहुत प्रभावी होता है। ठीक, अब है हमारा पांचवा, अब ये है हमारा पांचवा मंडल जिसको बोलते हैं घटना मंडल। ठीक है, तो घटना मंडल क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि घटनाओं पे आधारित है ये, है ना, घटना मंडल है, तो इसको घटक मंडल भी बोल सकते हैं या घटना मंडल, और इंग्लिश में बोले हैं इसको तो क्या बोलेंगे, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो में जो क्रोनो है उसको टाइम बोलते हैं। ठीक है, टाइम से लिया गया है क्रोनो वर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें
इसके अंतर्गत समय यानी टाइम का आयाम शामिल होता है कि किस टाइम पे क्या हुआ है, क्या घटना घटी है। ठीक है, अब ये घटनाएं जो हैं ये किसी की पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं या हमारी सोशल लाइफ में हो सकती हैं, हमारे सामाजिक घटनाएं हो सकती हैं, हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई घटना हो सकती है, कोई भी, लेकिन ऐसी जो कि महत्वपूर्ण हो और जो कि याद रहे, है ना, इस टाइप की घटना, सिग्निफिकेंट घटना कुछ, है ना, और वो भी टाइम के हिसाब से, जैसे कि किसी बच्चे का स्कूल में पहला दिन, है ना, या पहली बार बोर्ड की परीक्षा, कुछ भी, उसकी पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, पहली जॉब लगना, और ये तो हो गई पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में और क्या क्या आ सकते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, इसमें बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे माता पिता का आपस में सेपरेट हो जाना, ठीक, या किसी करीबी का गुजर जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक, और जो ये तो पर्सनल हो गई, जो सामाजिक होंगी वो कैसी, जैसे समाज में कोई अच्छी चीज़ का हो जाना या समाज में बुरी चीज़ का हो जाना। अगर कोई बहुत गंदा क्राइम समाज में हुआ है तो वो लोगों को विद दैट टाइम याद रहता है कि इस दौरान ये चीज़ घटित हुई थी और कैसे लोगों के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा था, कैसे उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या जो है काफ़ी स्ट्रेस में रहे थे और डर के माहौल में रहे थे, इस टाइप से। और अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है तो वो उस हिसाब से याद रहती है, जैसे समाज कल्याण से रिलेटेड कोई चीज़ अगर लागू हुई है ना, तो वो भी हमें उस दौर के साथ याद रहती है इन्फॉर्मेशन। और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं कि कब कौन सी घटना हुई है, तो वो हमेशा हमें मतलब याद रहती है लंबे समय तक, और उससे कहीं ना कहीं हम मोटिवेट या डीमोटिवेट अपनी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ होते रहते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइफ में ये चीज़ जो है चलती है, घटना मंडल जो होता है, पर्सनल लाइफ इवेंट इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन, ठीक है, जीवन काल की व्यक्तिगत घटनाएं, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, इतिहास में अगर कोई बहुत अच्छे आंदोलन हुए हैं या कोई बुरी चीज़ हुई है ना, तो वो उस हिसाब से हमें प्रभावित करती है। तकनीकी बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे आज की डेट में एकदम पूरा का पूरा सोशल मीडिया आ चुका है। आज से 5-6 साल पहले भी बात करें तो जो आज का टाइम है उतना नहीं था, है ना, सोशल मीडिया था, बट जो आज की डेट में एक पूरा अलग ही दुनिया बन चुकी है पैरेलली रियल दुनिया के, तो बहुत एकदम चेंज आ चुका है, एआई का ज़माना आ गया है। तो टेक्नोलॉजी से कैसे हमारी लाइफ को एकदम से उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, और या फिर जैसे कोविड का समय भी कैसा था कि हम सबको याद है 2020 में कोविड आया, है ना, ये ज़िंदगी भर याद रहेगी ये बात है। वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था, ये सब वो, तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं घटनाएं जो कि टाइम वाइज हमें याद रहती हैं। अब अगर किसी का कोविड में अच्छा कुछ काम चल गया तो उसको वो उस चीज़ किससे याद रहेगा कि मेरी इस चीज़ में बड़ी अच्छी कमाई हुई थी। किसी के परिवार में अगर कुछ उसमें हानि हुई है तो उसको वो टाइम पीरियड वैसे याद रहेगा कि कोविड में उस दौरान जो है हमें इन मुसीबतों का बहुत सामना करना पड़ा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं घटना मंडल में आती हैं या घटक मंडल में आती हैं, जिसमें कि टाइम के हिसाब से हमें कोई घटना हमेशा याद रहती है, और वो हमारे जो है मनोविज्ञान के हिसाब से, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हमारे जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, उस पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालती हैं हमारे पूरे जीवन काल के लिए। ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो, सामाजिक हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे, अब जैसे कुछ लोगों का क्या है, ऐसे बोलते हैं कि एआई आ रहा है तो जॉब्स हटा दे रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि जॉब से हटा दिया गया है, क्यों, क्योंकि एआई आया, तो उनको ये चीज़ याद रहेगी, है ना, कि इस ज़माने में जो है एआई आया था और तब हमें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई नई स्किल सीखी हो, है ना, और उसकी पहली जॉब लग गई हो, तो उसको वो चीज़ वैसे याद रहेगी कि मैंने जो है एआई जब आया तो मैंने वो नई स्किल सीखी थी और मेरी पहली जॉब लगी थी, तो उसको वो उस तरीके से याद रहेगी, वो चीज़ उसको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी, खुशी देती रहेगी, है ना। तो हर चीज़ का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से
प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेन बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि घटना है और समय है, ठीक है। समय के अनुसार घटना जो है वो याद रह रही है यहाँ पे, इसके अंदर समय का आयाम शामिल होता है और घटना नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पूरी 5 पर्यावरण जो भी यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिए थे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं जन्म के पश्चात, ठीक है। इसकी हेडिंग हम लिख लेते हैं, है ना, हमने हेडिंग नहीं लिखी। ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसकी हेडिंग हमने नहीं लिखी। तो ये क्या है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ठीक है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का विकास का कौन सा दृष्टिकोण, पारिस्थितिक, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये इस डायग्राम का नाम है, ठीक है। ये दृष्टिकोण हमने यहाँ समझा है। तो ये जो यहाँ पे 5 हैं, ये 5 पर्यावरण कह लो, 5 मंडल कह लो, 5 पारिस्थितिक सिस्टम कह लो, ठीक है। ये एक ही चीज़ है। तो आई होप ये आपको समझ आया है। ये दिया था यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने, इसमें इन्होंने 5 बताए थे और किस तरीके से बताए थे, सकेंद्रीय तरीके से, है ना। सकेंद्रीय तरीके मतलब बीच में व्यक्ति है और उसके मतलब उसके आसपास जो है वृत्ताकार शेप में सारे 5 मंडल हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक हो गया है। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छे से समझा कि अनुवांशिकता क्या होता है, किस तरह से वो अपना रोल अदा करता है। और उसके बाद हमने पर्यावरण को शुरू किया। पर्यावरण में हमने पूर्व जन्म और जन्म पश्चात का पर्यावरण देख लिया है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे या उसके व्यवहार पे, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं पे, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। तो लेकिन अभी भी ये टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अनुवांशिक और पर्यावरण वाला, क्योंकि ये अभी हमने जो पर्यावरण का मॉडल देखा है ना यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का, ये इन्होंने दिया था। अब इसके बाद हम मॉडल देखेंगे जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में आया था, भारत के संदर्भ में आया था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा भाग है जो कि हम अगली क्लास नंबर 3 में करेंगे, मनोविज्ञान की, ठीक है। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे अनुवांशिकता तो हमने कंप्लीट कर लिया है। पर्यावरण का हमारा थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।